नमस्कार, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यह मौसम चुनाव समीक्षा का मौसम चल रहा है। जैसे हम लोग होली में देखते हैं, ईद में देखते हैं कि मिलने जुलने का क्रम कई दिन के लिए चलता है। कहीं कहीं 4-6 दिन, 8 दिन चलता है, कहीं कहीं 10, 15, 20 दिन चलता है और कहीं कहीं 1-2 दिन तो चलता ही चलता है। तो उसी प्रकार से ये जो चुनाव आया हुआ है, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का उपचुनाव हुआ है, इस पर भी चर्चा पर चर्चा का दौर बराबर चल रहा है। हमारे जो भी साथी जहां पर भी बातचीत हो रही है तो सब चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं कि समीक्षा, चुनाव की समीक्षा, अपने अपने हिसाब से चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं कि परिणाम कैसा रहा, क्या होता तो क्या हो जाता, क्या न होता तो क्या होता। तो इसी क्रम में खास तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी चर्चा का विषय है। और उत्तर प्रदेश का हालांकि उपचुनाव था, एक लोकसभा सीट मैनपुरी से और 2 विधानसभा सीट रामपुर और खतौली। लेकिन यह चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश इसलिए है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे ज्यादा सांसद भी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा के सदस्य हैं और 14 में भी हुए थे, 19 में भी हुए, आगे भी तैयारी है कि 24 में वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चर्चा अधिक है। तो इस सब चर्चा के बीच जो एक दो प्रमुख बिंदु उभर करके आ रहे हैं, वह बिंदु यह उभर करके आ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हार गई, खतौली में हार गई और रामपुर में जो जीती है वो भाजपा नहीं जीती है, वहां पर जीता है आकाश सक्सेना का सजातीय समाज, कायस्थ समाज, जिसने मेहनत किया। कायस्थ समाज की जब बात आती है तो चूंकि 2022 का जब चुनाव वो हारे तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमने मेहनत नहीं ठीक से किया। और एक हारने के बाद ही आता है ना भाई कैसे क्या हो गया, हमको मेहनत करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के जो कायस्थ समाज की सुगबुगाहट है, यह तो वास्तव में जो है शुरू से ही रही, लगभग 20 साल से तो मैं देख रहा हूं कि ये शुरू हुई। तो विषय ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और जब 80 में हुई तो 80 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में टिकट ही नहीं दिया। और ये बात कायस्थ समाज बहुत दिनों तक नहीं समझ पाया, नहीं जानता रहा। लेकिन जब ये बात आई कि भाई हमको तो टिकट नहीं दिया जा रहा, तो उसने सोचा कि भाई अब हमें कुछ करना है। तो उसी क्रम में जो 2019 में मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना से चुनाव लड़े, तो ये अनायास नहीं हो गया कि उन्होंने सोचा कि भाई चलो चुनाव लड़ना है और सिन्हा जी आप लखनऊ से लड़ जाइए और मैं पटना से लड़ जाता हूँ। ऐसा नहीं हुआ, वो एक प्लानिंग की गई। तो प्लानिंग वो इस आधार पर की गई कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में जहां पर भी कायस्थ हैं, जिस भी जनपद के हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो आप एक बात ये समझिए कि देश की अधिकतर राजधानियां हैं, ऐसी राजधानियां हैं कि लगभग सभी राजधानियों में अगर ढूंढा जाए तो कायस्थ समाज का व्यक्ति हर जनपद का मिल जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र का मिल जाएगा। यहां तक कि पोजीशन ये है कि अधिकांश हर ब्लॉक से कोई न कोई कायस्थ समाज का व्यक्ति मिल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेते हैं तो लखनऊ में हर जनपद का कायस्थ मिल जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र का कायस्थ मिल जाएगा, हर ब्लॉक विकासखंड का कायस्थ मिल जाएगा, लगभग हर टाउन एरिया का कायस्थ मिल जाएगा। और यही स्थिति बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में है, यही झारखंड में है, यही मध्य प्रदेश भोपाल में है, यही छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची के लिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए है और झारखंड की राजधानी रांची के लिए है।
तो उसमें क्या रहा कि कायस्थ समाज पढ़ा लिखा होने के नाते गांव को छोड़कर, गांव की खेत पात बेच करके बड़े पैमाने पर शहरों में बस गया। तो शहरों में बस गया तो शहरों में बसा हुआ है। उस शहर से निकल करके बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, हैदराबाद में जा रहा है, गुड़गांव में जा रहा है, और प्रोग्रेस किया, विदेश में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि भाई यूपी बिहार में चुनाव लड़ा जाए। तो बिहार में जो चुनाव लड़ा जाए उसमें बिहार के जितने भी जिले हैं उनके साथ एक कांटेक्ट किया गया, जितने शहर हैं उनके साथ तालमेल बनाया गया। बिहार की सभी विधानसभा क्षेत्र 243 विधानसभा क्षेत्रों में नेटवर्किंग की गई, और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में नेटवर्किंग की गई। और जब नेटवर्किंग हुई तो उस संदर्भ में हुआ कि भाई सतवंत सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे पटना से, और मैडम सिन्हा लखनऊ से, और उस परिप्रेक्ष्य में चुनाव उन्होंने लड़ा। चुनाव लड़ाने वाले में मैं भी था, शामिल था। लखनऊ में लड़ाया। लखनऊ में चूंकि अप्रैल में चुनाव हो गया, और उसके बाद जब एक सप्ताह, अब पटना का चुनाव एक सप्ताह बाद था, तो जब लखनऊ का हो गया तो मैं पटना चला गया। पटना में माननीय सतवंत सिन्हा की चुनाव में लड़ गया, चुनाव में रहा वहां पर, और उनके चुनाव की देखरेख किया। आज एक अच्छी बात यह भी है कि माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का जन्म दिवस है। तो जन्म दिवस होने के नाते माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी बधाइयां मिल रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ, और माननीय किरण सिन्हा जी को भी बधाइयां मिल रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से भी तमाम साथियों ने माननीय किरण सिन्हा जी को बधाई दिया हुआ है, और जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी बधाई दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर संगीता मंडावी जी चुनाव जीती हुई है भानु प्रतापपुर से, छत्तीसगढ़ के, और वहां पर माननीय किरण सिन्हा जी ने, उनकी पूरी टीम ने संगीता मंडावी जी का समर्थन किया। वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो भाजपा के रोकने के लिए। क्योंकि एक बात समझिए कि इस समय हमारे तीनों सिन्हा नेता, चाहे वो किरण सिन्हा हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, और चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, तीनों लोग भाजपा को रोकने में दिलचस्पी ले रहे हैं। भले वो जो है जनता के सामने बहुत ज्यादा ना रहे हो, मीडिया के सामने ना आ रहे हो, लेकिन काम अपना कर रहे हैं। तो और उत्तर प्रदेश से माननीय किरण सिन्हा जी को बधाई मिल रही है। वो इसलिए बधाई मिल रही है कि मैनपुरी में माननीय किरण सिन्हा जी ने जिताया है डिंपल यादव को, खतौली में मदन भैया को जिताया है माननीय किरण सिन्हा जी ने। तो ये फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अब माननीय किरण सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी शांत नहीं बैठे हैं। 2024 ये सिन्हा तिगड़ी के लिए भी जीवन मरण का सवाल है। 24 का राष्ट्रपति का चुनाव माननीय यशवंत सिन्हा जी हार गए, तो हारने के बाद ऐसा नहीं कि वो साइलेंट हो गए, ये संन्यास ले लिए, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये सिन्हा तिगड़ी माननीय किरण सिन्हा, माननीय यशवंत सिन्हा, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा 2024 की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं। इस समय आसनसोल से माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद भी है। आसनसोल भी मैं गया हुआ था उनको चुनाव लड़ाने के लिए, 28 दिन में रहा वहां पर। तो आसनसोल एक ऐसी उसकी मैंने देखा कि भौगोलिक स्थिति, टेक्निकल रूप पर तो वो है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो उसका आबो हवा है वो यूपी बिहार जैसा है। यूपी बिहार जैसी संस्कृति है, यूपी बिहार जैसा खान पान है, बोली भाषा है। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बड़े आराम से हिंदी बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, भोजपुरी में बातचीत करते हुए मिल जाएंगे, पूर्वांचल की भाषा में बातचीत करते हुए लोग मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता के बाद आसनसोल फिर पहला ऐसा वहाँ का जिला है, वहाँ का शहर है जहाँ पर औद्योगिक शहर है। औद्योगिक से कोलकाता के बाद तो फिर पहला नंबर 1 तो कोलकाता, नंबर 2 पे आसनसोल है। आसनसोल में तो इंडस्ट्री होने के नाते, रोजगार का साधन होने के नाते वहाँ के सुपरवाइजर में, मैनेजर में, ओवरसियर में और डायरेक्टर, तमाम उच्च पदों पर कायस्थ समाज के लोग भी विराजमान हैं। और 2-2.5 लाख वोट वहां पर आसनसोल में भी कायस्थ समाज का है। तो आसनसोल से चुनाव का फरमान कोई अचानक नहीं आ गया, हवा में नहीं आ गया है कि नहीं चलिए भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी आप चुनाव आसनसोल से लड़ जाइए, हारोगे तो ठीक, जीतोगे तो ठीक। नहीं, वो सीट ऐसी थी जिसको भाजपा बराबर जीत रही थी। पश्चिम बंगाल में सरकार तो बन गई थी ममता बनर्जी की, लेकिन सीट वो बराबर जीत रही थी, वहां पर भाजपा का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा था।
लेकिन जब माननीय किरण सिन्हा जी ने वहाँ का नंदीग्राम सिंगरूर का जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, जिसमें ये नैनो कंपनी, नैनो टाटा की नैनो कार बनना था, तो उसके लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जमीन दे दिया, किसानों की तमाम जमीन। तो उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ, जैसे इस समय आजमगढ़ में मुंदरी में आंदोलन चल रहा है कि किसान कह रहे हैं हम जमीन नहीं देंगे, और सरकार जमीन देने पे पूंजीपतियों को आमादा है, शासन प्रशासन पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा है। तो वही स्थिति नंदीग्राम सिंगरूर में हो गई कि तत्कालीन जो वहां के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वहां उन्होंने जमीन दे दिया। जब जमीन दे दिया तो आंदोलन शुरू हो गया। तो उस आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका में माननीय किरण सिन्हा जी थी। नंदीग्राम सिंगरूर के जो आंदोलन हुए, तो इन सब में माननीय किरण सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पूरे देश के तमाम किसान आंदोलनों में, मजदूर आंदोलनों में, अनुसूचित जाति के आंदोलनों में, आदिवासी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा माननीय किरण सिन्हा जी सदैव लेती रही हैं। तो अब विषय ये आ रहा, फिर हम लौट चलते उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वहां का कायस्थ समुदाय निकला हुआ, अब कायस्थ समुदाय राजनीति के मैदान में आ गया है। अब 2024 में भी कायस्थ समाज खेला करेगा। अब कायस्थ समाज शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि जो 19 का चुनाव हुआ उसमें जो लखनऊ और पटना से लड़कर के मैडम सिन्हा जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो एक माहौल बना दिया, उससे पूरे यूपी बिहार में कायस्थों का राजनीतिक रुझान पैदा हुआ। और यही नहीं, जो बगल के स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें सब में जो है कायस्थों में एक राजनीतिक चेतना जागृत हुई है। तो ये राजनीतिक चेतना, और रामपुर में इसने आग में घी डालने का काम कर दिया। 22 का चुनाव हार चुके थे और कायस्थों की अच्छी संख्या है रामपुर में। तो रामपुर के भी कायस्थों ने अपने नात रिश्तेदार और जो भी बाहर के लोग थे उनको सबको मैसेज किया, बुलाया, और सब लोग जो है आए, और तमाम लोग देश विदेश से भी आए रामपुर का चुनाव जिताने के लिए। होटलों में रहे, लखनऊ के होटलों में, मुरादाबाद के होटलों में, बरेली के होटलों में रह करके रामपुर के चुनाव को एक रणनीति बनाई और उसको एक गति देने का काम किया। तो अब ये कायस्थ समाज वापस नहीं लौटेगा। 16 तारीख को लखनऊ में भी बैठक हो रही है कायस्थ समाज की, और पटना में भी हो रही है। बिहार के कायस्थों की बैठकें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के कायस्थों की बैठकें हो रही हैं। तो यह है कि कहीं न कहीं कायस्थ समाज का एक पूरी तरीके से नेटवर्किंग चल रही है पूरे देश में माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में, और पूरी तरीके से जोड़ने की लामबंदी जो अब तक की देश की आजादी के बाद से देखा जाए कि जो एक चेतना शून्यता थी कायस्थ समाज में, चेतना शून्यता थी, उस चेतना शून्यता को माननीय किरण सिन्हा जी ने समाप्त किया है। और पूरे देश में, प्रदेश में, सब कहीं एक कायस्थों की लामबंदी चल रही है। और केवल कायस्थ ही नहीं, बल्कि जो भी शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, उस हर व्यक्ति को साथ लेकर के जनता दल इंद्र कुमार गुजराल चल रही है और जोड़ा जा रहा है सबको। तो इस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव रहेगा उसकी तैयारी भी मैंने बताया ना 19 से ही शुरू हो गई थी। 19 के पहले से ही, जब 11 अक्टूबर 18 में कार्यक्रम हुआ, माननीय किरण सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा सब लोग एकजुट हुए, तो ये तैयारी कोई अनायास नहीं हुई है, वो बराबर चल रही है, और इसके अपेक्षित परिणाम भी 2024 में निकलेंगे। अब 2024 के लिए जो एक तैयारी चल रही है, तो उसमें कभी-कभी होता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे रामपुर के चुनाव में कायस्थ समाज ने बड़ी मेहनत किया और वह अपेक्षित परिणाम लेकर के आए, जीते। लेकिन उसको भुनाने के लिए भाजपा आ गई कि भाई ये कि लोगों के अंदर ये बैठाया जा रहा है कि नहीं, ये जीत भाजपा की जीत है और कायस्थ समाज का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक भाजपा गफलत में है। हालांकि भाजपा के जिम्मेदार लोग जान रहे हैं कि इस पूरे रामपुर के चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत किया है कायस्थ समाज ने, रणनीति बनाई है कायस्थ समाज के नेताओं ने, और कायस्थ समाज ने जीतने का काम किया है, जिताने का काम किया है। लेकिन फिर भी वह कायस्थों के मसले पे चुप हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूलतः कायस्थ विरोधी रही है और कायस्थ समाज इस बात को समझ नहीं पाया। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं दिया? और जो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में जब गोलीकांड हुआ, तो उसमें राम शरण श्रीवास्तव जिलाधिकारी थे और
डीबी राय एसपी थे। तो आप देखिए कि डी जो एसपी था उसको डीबी राय को दो दो बार लोकसभा भेजा गया सुल्तानपुर से। और जो श्री रामशरण श्रीवास्तव थे जिलाधिकारी थे, उन जिलाधिकारी जी को कभी कहा गया कानपुर से लड़ जाइए, कभी कहा गया हमीरपुर से लड़ जाइए, और वो कानपुर हमीरपुर ही दौड़ते रहे, उनको टिकट नहीं मिला। एक और डॉक्टर दिनेश जौहरी, और वो 91 में कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने हुए थे। तो उसको साथ भी यही हुआ कि उनको भी कहा गया कि आप बरेली से लड़ जाइए, फिर आप रामपुर से लड़ जाइए, फिर आप बदायूं देख लीजिए। बराबर भाग दौड़ करते रहे, अंतोगत्वा सभासद का भी टिकट उनको नहीं दिया गया। एक और नाम श्री एस के राय, डॉक्टर श्री एस के राय, तो श्री कृष्ण राय जी जिनको लखनऊ का मेयर बनाया गया, उनको भी दौड़ाया गया कि आप लखनऊ से लोकसभा आप लड़ लीजिए, अटल जी हटेंगे तो आप लखनऊ से लड़ जाइए। और सपना दिखाया गया और इलाहाबाद से लड़ जाइए। कभी इलाहाबाद कभी लखनऊ, डॉक्टर एस के राय ने भी दौड़ा किया, लेकिन सभासद का भी टिकट नहीं मिल पाया, हालांकि वो मेयर रहे। आज उसी मुकाम पे, लेकिन अब क्या है कि कायस्थ समाज सतर्क हो गया है और तैयारी के साथ में है कि नहीं, अब 2024 का चुनाव लड़ना है। माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में, माननीय यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। और अब तक क्या रहा कि अब तक कायस्थ समाज बिल्कुल साइलेंट रहा, केवल टिकट मांगने का काम किया। चाहे वो अनिल शास्त्री रहे हों, चाहे वो सुनील शास्त्री रहे हों, चाहे ये सुबोध कांत सहाय रहे हों, तो जो भी लीडर रहे, हमारे रविशंकर प्रसाद जी वगैरह हुए, या आर के सिन्हा वगैरह राज्यसभा चले गए, तो केवल अपने लिए काम करते थे। लेकिन आज पहली बार हुआ है कि माननीय किरण सिन्हा जी की ओर से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें यह है कि भाई इस देश से कुछ सीटों पर कायस्थ समाज के लोगों को भी भागीदारी दी जाए। कायस्थ समाज की उपेक्षा, किसी भी समाज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जितनी भी, हालांकि कायस्थ समाज ने परिवार नियोजन का भी बड़ा पालन किया, उनकी संख्या आज़ादी के पहले और अधिक थी, आज़ादी के बाद कुछ कम हुई है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी में भी अच्छी संख्या का जिक्र है, और तो उस हिसाब से कुछ कम हुई है। शहरीकरण में, शहरों में जाने के कारण कम हुई है, बाहर जाने के कारण कम हुई है, विदेशों में जाने के कारण कम हुआ है। और जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सबसे अधिक अगर किसी ने पालन किया है तो वो है भारत का कायस्थ समाज। उसने जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दिया है। जबकि जनसंख्या नियंत्रण की आज बात हो रही कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाएगा, जबकि कायस्थों ने बिना कानून के ही 100 साल पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण के आंदोलन में लग गए और जो बड़े पैमाने में जनसंख्या नियंत्रण भी किया है। परंतु फिर भी जो कायस्थ समाज की संख्या है, उसके अनुपात से कुछ महानगर हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, गोरखपुर है, पटना है। तो इस प्रकार से जो उनकी संख्या है, तो मुजफ्फरनगर है, दरभंगा है, तो इस तरीके से वहां पर भी उनको भागीदारी मिलना चाहिए। रांची है, भोपाल है, रायपुर है, तो आखिर इंदौर है। तो इन बड़े बड़े शहरों में जहां पर कायस्थ समाज की संख्या 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख तक है, तो वहां से प्लानिंग माननीय किरण सिन्हा जी की चल रही है कि कम से कम उत्तर प्रदेश, इस देश में, भारत में 543 सीट है, तो 543 में 55 सीट लगभग कायस्थ समाज के लिए लड़ाई जाए। माननीय किरण सिन्हा जी ने कह दिया, बात सही है 100%, कायस्थों की भागीदारी हो 10%। तो कायस्थ समाज की भागीदारी भी 10% होनी चाहिए। तो 55 सीट पर सीरियसली तैयारी की जा रही है। जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की ओर से, माननीय किरण सिन्हा जी की टीम की ओर से, कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन, लगभग सभी संगठन इसमें शामिल है, इस मिशन में शामिल है, तैयारी कर रहे हैं। और लगभग 100 सीट ऐसी है जहां पर कायस्थ समाज बैलेंसिंग की भूमिका में आएगा। और कुछ सीट ऐसी, जैसे लखनऊ, तो लखनऊ में नाम आता है लखनऊ का, लेकिन जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट है वो आरक्षित सीट है। लेकिन जो शहरीकरण हो रहा है, जो कायस्थ समाज आकर के उसमें बस रहा है, तो वहां पर भी कायस्थ समाज की अच्छी संख्या हो रही है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में चारों तरफ जो है शहरीकरण हो रहा है, कायस्थ समाज की अच्छी संख्या हो रहा है। लगभग 4 लाख की संख्या मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में कायस्थों की है। इसी प्रकार से आगरा,
आगरा सुरक्षित है, कायस्थ समाज वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन कायस्थ समाज की जो वहां 2.5-3 लाख संख्या है उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से करीब 125 सीट ऐसी है जहां पर 55 सीट लगभग जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ है, जहां पर कायस्थ समाज अच्छी ढंग से तैयारी कर सकता है और चुनाव जीत सकता है अपने बलबूते पर। और लगभग 125 सीट ऐसी है जहां पर कायस्थ समाज अपनी भूमिका चुनाव हराने या जिताने में बना सकता है। तो ये आज का विषय कायस्थों के समीकरण पर रहा। अब बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी बिहार में एक दरभंगा से खबर रही कि ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से एक महिला अपना रुपया लेकर के निकल रही थी, तो 1 लाख रुपया उनका लूट लिया गया। ये बिहार की अव्यवस्था का सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि वहां पर जो कुढ़नी का उपचुनाव हुआ है, तो कुढ़नी के उपचुनाव के बाद से जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी हैं, बीच में नाराज चल रहे थे, बीच में फिर आ गए और लालू जी से भी दिल्ली में जाकर के मिले, लेकिन उन्होंने भी प्रतिक्रिया जो व्यक्त किया है महागठबंधन की हार पर, वो भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं रही है। उन्होंने भी कहा कि भाई सामंजस्य नहीं जो बन पाया हुआ है, और एक अपनी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त किया है। इसी प्रकार से शिवाकांत जी का जो आया है, तो शिवाकांत जी ने जो व्यक्त किया है, तो वह भी जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तो कहा कि भाई अगर हारते हैं तो कोई बात नहीं, हारना चाहिए हमको, क्योंकि हम आगे 24 से हमारा ठीक हो, इसलिए कुर्नी हार जाना चाहिए। तो वो अपना हारने की बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जो कुढ़नी से विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के अनिल साहनी, तो अनिल साहनी का ही चुनाव निरस्त हुआ। तो जब चुनाव निरस्त हुआ तो ये चुनाव हुआ। तो अनिल साहनी आज भी राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक हैं। तो उन्होंने मांग किया नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दीजिए। और ये नहीं कि कोई जो है किसी साथी व्यवहारी से कह दिए हो, किसी दोस्त यार से बोल दिए हो, नात रिश्तेदार से बोल दिए हो कि भाई नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के उन्होंने ये बात रखी कि नीतीश कुमार जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाई अति पिछड़े की उपेक्षा हुई है, अति पिछड़े को नहीं दिया गया है। और उन्होंने एक पूरा बताया कि जातिवाद का भी आरोप लगाया, सामंतवाद का भी आरोप लगाया, मनुवाद का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये सब बात रखी कि भाई केवल जातिवादी मनुवादी केवल दूसरे लोग ही नहीं है, और उन्होंने साबित कर दिया कि ये लोग भी कर रहे हैं ऐसा। तो अब ये है कि ये सब कुछ जो उन्होंने कहा, क्या ये तेजस्वी यादव की बिना सहमति के लिए कह दिया? तो एक खतरा नीतीश कुमार के सामने था कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने भूमिहार अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जब जनता दल यूनाइटेड का भूमिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बावजूद कांग्रेस ने जो है बना दिया, तो कांग्रेस ने उनके नीतीश कुमार के लिए कुआं खोद दिया। और अब दूसरा कुआं जो खोदा जा रहा है वो अनिल सहनी के द्वारा खोदा जा रहा है। तो अब ये खुदवाया जा रहा है, तो कौन खुदवाया जा रहा है? क्या अनिल साहनी की अपने मन से बोलने लगेंगे? और सवाल ये है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि अनिल साहनी ने अपने मन से बोला कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाना चाहिए, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। तो जब इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया, तो आरजेडी की क्या भूमिका है, तेजस्वी यादव की उसमें क्या भूमिका है? क्या इन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि भाई वहां पर ऐसी भूमिका बनाई जाए कि अनिल साहनी को निकाला जाए पार्टी से? तो अगर 1-2 दिन में अनिल साहनी को पार्टी से नहीं निकाला जाता है, तो इसके माने है कि अनिल साहनी को कोई ना कोई ताकत दे रहा है, बल दे रहा है कि नहीं भाई नीतीश से इस्तीफा मांगिए और नीतीश को हटाइए। और ये एक बड़ी साजिश नीतीश कुमार के साथ बिहार में हो रही है। एक और इसी समय आप गुजरात की लीजिए, तो गुजरात में जो सबसे कमजोर चुनाव आया है, चूंकि दिल्ली में भी कोई जो वार्ड का चुनाव रहा कारपोरेटर का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल, इसमें जनता दल यूनाइटेड नहीं जीता रहा और राष्ट्रीय जनता दल की भी कोई भागीदारी नहीं रही, और गुजरात में भी नहीं। तो गुजरात में लगभग 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा गया। तो उसमें से जो एक सबसे कम वोट पाने का एक रिकॉर्ड रहा, वो जनता दल यूनाइटेड के नाम आया है। और वो ऐसा लगता है कि अब तक का एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इसमें अहमदाबाद सीट है, तो अहमदाबाद शहर की सीट है बापूनगर। बापूनगर से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रहे पठान इम्तियाज खान, सिद्ध खान उनका उपनाम है, सिद्ध खान। तो सिद्ध खान जी 2019 में भी गुजरात की खेड़ा लोकसभा सीट से चुनाव
लड़े थे 2019 में। तो खेड़ा हम लोगों को इसलिए भी याद रहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का करमसद गांव और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान और बारदोली का सत्याग्रह है और खेड़ा की जो बड़ी भूमिका रही सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको 30 वोट मात्र बापू नगर से 30 वोट मिला है और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे कम मिलने वाला वोट है 30 वोट मिलना। तो ये अब देखना है कि जनता दल यूनाइटेड को आखिर किसने इस स्तर पे पहुंचा दिया, किसने साजिश करके टिकट दे दिया कि 30 वोट पे पहुंच गए। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहा था जनता दल यूनाइटेड का, तो उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ कि कई प्रत्याशी सिंबल तो लेकर के गए लखनऊ से, लेकिन उन्होंने नामांकन ही नहीं किया। कुछ ने चुनाव ही नहीं लड़ा, कुछ ने नामांकन नहीं किया। तो आखिर ये जनता दल यू में चल क्या रहा है, ये सब देखने वाली बात है। ये अच्छा भविष्य नहीं है जब इतनी बड़ी तैयारी है, प्रधानमंत्री की तैयारी है। तो मैं आशा करता हूं कि कल और परसों 10 और 11 को जो बैठक हो रही है, मैं भी देखता हूं उसमें रहता हूं 10 और 11 को पटना की बैठक में क्या पोजीशन बनती है, कैसे क्या किससे किन किन लोगों से भेंट होती, क्या बात होती है, सब आपके संज्ञान में लाऊंगा। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार है। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांत, जय सुभाष, जय प्रकाश। कल फिर भेंट होती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।